नमस्ते। आज के जो हमारे खास धरोहर है एलयू के, उनका नाम है वरुण शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है वरुण आपका। नमस्कार। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में आने वाला मैं सबसे छोटा हूं अब तक। 9th से उस प्रतियोगिता में इंटर तक के बच्चे थे, फर्स्ट में आया था और जो इंटर के भैया लोग थे वो लोग सेकंड आए थे। आप 2 किताब लिखे हैं, पहले उस 2 किताब के बारे में बताइए और फिर तीसरे किताब जो आप लिख रहे हैं संभवतः उसके बारे में बताइए। चलिए, तो अगर मैं अपनी प्रारंभिक 2 किताबों के बारे में बताऊं तो मैंने किताब लेखन का सोचा नहीं था। रावण की 20 भुजाएं थी। रावण आया, उसने हिमालय उठा लिया। पार्वती जी ने शंकर जी से बोला ये क्या हो रहा है। शंकर जी का चेला आया, पार्वती जी का ऐसा चेला आप ही को उठा ले रहा है, तो शंकर जी ने अपना एक पैर पटक दिया। अब रावण की 20 भुजाएं उसमें दब। अगर आप लोग मेरी किताब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो अंतिम लाइन मेरी किताब की है, परम शिवभक्त रावण की, वो जय श्री राम पे खत्म हुई। मैं अभागा हो तथागत खोजने को क्या चला, जो मिला वो ना मिला, जो ना मिला वो आ मिला। आगे भी यूपीएससी की तैयारी है, सिविल सर्विसेज के लिए। तो ये मतलब कवि वगैरह नहीं बनना है, बड़ा कवि? ये तो मतलब ऐसे कि चल रहा है तो होने दो, चल। आज का व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना लिखे, वो तुलसीदास जैसा नहीं लिख सकता, वो सूरदास नहीं बन पाएगा, वो दिनकर पंत निराला नहीं बन पाएगा। पीड़ा भी ऐसी पीड़ा की आंखें रोई गाई हैं, यूं समझो कि भरी अदालत भावों की सुनवाई है, और सुनवाई में हमने सबकी हर भावुकता समझी है, सबका दुख अपनाया है, बस अपनी पीर पर आई है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, पट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुष्य के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्रुपद का रुधिर मिश्र हो एक संग, गत्वर गहरी ये सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौनते कण छड़ करते गर्जन गंभीर। दोहावली में है वो भी वन पर बालधि विशाल विकराल भाल ज्वाल मानुलंक लीले को काले रसना पसारी है। अब बाकी श्री रामचरित मानस और सुंदरकांड, ये ईश्वर की कृपा है कि भगवान मेरे मुंह से खुद की तारीफ ना निकलवाए, लेकिन मतलब ये ईश्वर की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है कि सुंदरकांड जो 1.5-2 घंटे की गाई जाती है वो मुझे कंठस्थ है पूरा। हाँ, मैं अगर सुंदरकांड में पढ़ रहा हूँ तो मैं खाली सुनूंगा कि आप कोई किस दोहे पर है, हम उसके आगे चालू कर देंगे बिना किताब के। तो अक्सर कई बार होता है सामने वाला कहाँ से पढ़ा था हो, किताबिया कहाँ है, या फोन में तो नहीं देगा। होठ ये कर्ण ये कंठ ये नैन ये, होठ ये कर्ण ये कंठ ये नैन ये। इंटर खत्म हुआ तो मेरे पिताजी मेरा 6 जगह फॉर्म डलवाए थे। अच्छा। KKC, शकुंतला, नेशनल, लखनऊ यूनिवर्सिटी और क्रिश्चियन गोलागंज, 6 जगह। कितने जगह हुआ था? सब में हो गया 6 में। और सब एक से बढ़कर एक, मतलब इतना अच्छा सब लिखते हैं कि आप किसी एक को सुन ले तो फिर सुनते ही रहेंगे। आप लोग बैठे, आप लोग सुने, आपको सीखने को ही मिलेगा। काव्य में सिर्फ साहित्य आपको नहीं सिखाता, मैं हमेशा कहता हूँ काव्य में आपको अनुशासन भी सिखाता है, काव्य में आपको व्यवहार भी सिखाता है। तो काव्य में आप समझ लीजिए पूरा पैकेज है एक तरीके का। आपका एम क्या है लाइफ में? और एक सवाल ये भी है कि क्या कोई गर्लफ्रेंड है या आप किसी को लाइक करते हैं? दिल्ली का एक मन चला, बता रहा था बाप को क्या, लगाम दो नहीं तो बेटी हाथ से निकल गई। मन हमारा हमेशा तुम्हारा रहा, उस मेरे मूर्ख मन को कहाँ ले गए। ने छोड़ा शहर धूप दुबली हुई, पी लिया हो गया है अमलताश को। जो गंभीर बीमारी शब्द आई, आपके चेहरा भी देखा जाता है तो एक आम व्यक्ति के तुलना में काफी अलग है ये चेहरा। मेरे वो रोए नहीं है, जिस वजह से मुझे पसीना नहीं होता। कितनी भी धूप हो, मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, मेरे पसीना नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लखनऊ आज। नमस्ते। लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं बार बार ये बताता हूँ कि जो भी कुछ अच्छा कर चुका है, कर रहा है या फिर करने का चाहत रखता है, इच्छा रखता है, उसका हम लोग एलयू के धरोहर कार्यक्रम में इंटरव्यू करते हैं, उससे सवाल जवाब करते हैं। सवाल मेरे होते हैं कुछ, और कुछ क्या बल्कि कहिए ज़्यादा सवाल हमारे परिवार के सदस्यों के होते हैं, लखनऊ वाले परिवार के सदस्यों के होते हैं। इसी सिलसिला में ये एलयू के धरोहर जो कार्यक्रम है प्रत्येक रविवार को शाम के 7 बजे आता है। उसमें आज के जो हमारे खास धरोहर है एलयू के, उनका नाम है वरुण शुक्ला जी। उनको एक गंभीर बीमारी होने का बावजूद भी उनका हौसला ऐसा बुलंद है कि वो 2 किताब लिख चुके हैं और आगे बहुत कुछ उनका लक्ष्य है। उनसे तमाम बातें करेंगे, जानेंगे कि आगे का क्या लक्ष्य है, कब से वो ये सब लिखना शुरू किए, और साथ ही साथ आप सबके सवाल भी पूछेंगे।
बहुत बहुत स्वागत है वरुण आपका। नमस्कार भैया। और मैं सबसे पहले तो आपको और भैया को, पूरे लखनऊ वाले की टीम को शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके इस विशेष कार्यक्रम एलयू के धरोहर में आ सकूं। और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में आने वाला मैं सबसे छोटा हूं अब तक। इसके पहले जितने भी लोग आए वो सब आपसे सीनियर रहे और मैं पहली बार ऐसा है कि मैं आपसे जूनियर हूँ। और शुक्रिया भी है आपको तहे दिल से। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आपकी पूरी टीम और आप इस तरीके का जो काम कर रहे हैं एलयू के धरोहर नामक, इससे न सिर्फ विश्वविद्यालय के बच्चे नए लोगों को जानते हैं बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। देखिए सही बात है कि हमको लग रहा है कि सबसे जूनियर है अभी तक के धरोहर में ये। और जब ये हम लोग की इच्छा जगती है कि किसका आगे किया जाए तो हम लोग पता थोड़ा सा रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च में जिसका भी नाम आगे आता है, जिसका भी नाम सामने आता है, उसको हम लोग जरूर कोशिश करते हैं कि उसका ले इंटरव्यू और आपके समक्ष उनके बारे में बताएं। तो अब चलिए, अब हम सवाल की सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, घर परिवार के बारे में जरा बताइए। जी, तो मेरा नाम वरुण शुक्ला है और मैं मूलतः आजमगढ़ का निवासी हूँ। आजमगढ़ में। और मेरा परिवार यहीं लखनऊ में ही सेटल है और लखनऊ में ही मैं रहता भी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा 12वीं तक तो यही लखनऊ से ही हुई है, राजकुमार इंटर कॉलेज में हुई है। और उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से वर्तमान समय में मैं स्नातक में बीए कर रहा हूँ। मेरे विषय हैं संस्कृत, हिंदी और पॉलिटिकल साइंस। घर परिवार का अर्थ ये भी है कि थोड़ा बहुत क्या करते हैं माता पिताजी, उस सब के बारे में बता दें। मेरे पिताजी भैया डॉक्टर हैं, आँखों के आई डॉक्टर हैं, वो आँखों के डॉक्टर हैं। और माता जी गृहिणी हैं। और परिवार में मुझसे छोटा एक मेरा भाई है जो अभी फर्स्ट ईयर में है, 11th क्लास में। उसकी भी स्कूलिंग चल रही है और आगे प्रयास ये भी रहेगा कि वो भी इस लखनऊ यूनिवर्सिटी के परिवार के सदस्य बने। बिल्कुल। फर्स्ट ईयर आपने कहा तो हमको लगा ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर। नहीं, वो 11th वाला फर्स्ट ईयर, वो अभी स्कूलिंग वाला फर्स्ट ईयर है उसका। स्कूलिंग वाला फर्स्ट ईयर, कहीं कहीं वो कहा जाता है फर्स्ट ईयर उसको भी। तो ठीक है, आप आजमगढ़ के मूल निवासी हैं। ये बताइए कि हिंदी से इतना रुचि कैसे जगा? कब से शुरू किए कि आपको हिंदी में कुछ करना है, आगे करना है? कब से, मतलब बचपन से था या फिर बाद में ये आया? देखिए, अगर मैं हिंदी की बात करूँ या मैं साहित्य की बात करूँ तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूँ। और मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे अंदर, आप कह लीजिए, जेनेटिक है। मेरे बाबा संस्कृत के बहुत अच्छे स्कॉलर थे। मेरे पापा हिंदी के काफ़ी अच्छे जानकार हैं। मेरी माताजी और मेरे नाना, मेरे मामा, ये सभी लोग जो मम्मी की तरफ के लोग हैं, खुद मम्मी भी, ये सभी इंग्लिश के बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। मेरे नाना अपने टाइम पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में पढ़े हुए हैं, तो उनकी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी है। जो टेंस वगैरह आप बच्चों को अभी तक सिखाए जाते हैं वो मुझे नाना ने, मैं 8 साल का था तभी से सिखा दिए थे। हिंदी की कविताएं मेरे पिताजी को अभी तक याद हैं, उनके साथ मैं पढ़ता हूँ। तो ये कह लीजिए कि साहित्य में रुचि, घर परिवार का परिवेश ऐसा था, ना सिर्फ मुझ में बल्कि परिवार के जितने अन्य बच्चे हुए, मेरे बड़े पापा के बच्चे हैं या मेरा ही छोटा भाई है, तो साहित्य में रुचि सबको रही। सवाल जो था कि हिंदी के प्रति आपकी रुचि कब से हुई या लिखने के प्रति कब से हुई, मुझे जहाँ तक याद आता है, मैं पहले भाषण वगैरह देता था। जैसे 15 अगस्त में, हाँ, स्कूलों में 15 अगस्त 26 जनवरी पे भाषण वगैरह दे दिया। संस्कृत में शुरू से रुचि थी, इसलिए मैंने बाद में अपना विषय, जो अभी स्नातक भी कर रहा हूँ, मेरा पहला मेजर सब्जेक्ट संस्कृत है। तो मैं 9th क्लास में था और मैं जहाँ पे स्कूलिंग कर रहा था अपनी, राजकुमार इंटर कॉलेज आलमनगर, यहीं लखनऊ में है, वहाँ पे सालाना कह लीजिए प्रतियोगिता होती थी कवि दरबार नाम से। उसमें 9 to इंटर ये पूरा एक सेक्शन होता था सीनियर्स का, 4 क्लासेस का। और मैं 9th में नया मैं उस स्कूल में गया था। उसके पहले केपीएस कॉन्वेंट स्कूल है, मैंने 1 से लेकर 8वीं तक वहाँ पढ़ाई की है। तो मैं जब राजकुमार स्कूल में गया, वहाँ पे कवि दरबार के बारे में सुना, तो मुझे लगा कि भाई मुझे भी कर देना चाहिए। तो मैंने उस वक्त किसी दूसरे की कविता पढ़ी थी और उस कविता में, क्योंकि 9th से उस प्रतियोगिता में इंटर तक के बच्चे थे, फर्स्ट में आया था और जो इंटर के भैया लोग थे वो लोग सेकंड आए थे। तो फिर वहाँ से प्रोत्साहन मिला कि नहीं, आप अच्छा बोल लेते हो या कर लेते हो। हालांकि उसमें मैंने दूसरे की कविता पढ़ी थी। फिर धीरे धीरे लिखना पढ़ना, काफ़ी कुछ, जो वहाँ के टीचर हैं डॉक्टर मधु दीक्षित, वो भी डॉक्टरेट हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने से मिला और इसी तरीके से सिलसिला आगे बढ़ा 9th से। तो आपकी स्कूलिंग लखनऊ से ही हुई है या फिर आप गांव भी रहे हैं आजमगढ़? नहीं, मेरी स्कूलिंग प्रॉपर लखनऊ से हुई है। मेरा मूल निवास लखनऊ ही रहा है? लखनऊ से। मेरे बड़े पिताजी का खुद का स्कूल है और राजेशपुरम एरिया यहाँ पड़ता है लखनऊ में, वहाँ पे केपीएस कॉन्वेंट स्कूल उन्हीं का है। तो मेरी शुरुआत की पढ़ाई कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक वहाँ पर हुई है। उसके बाद हम लोगों का घर शिफ्ट हो गया, वो स्कूल दूर पड़ता था, तो फिर मेरे घर के पास में एक स्कूल पढ़ता था, राजकुमार इंटर कॉलेज आलमनगर के पास, बुद्धेश्वर मंदिर है वहाँ पर। तो फिर 9th से इंटर मैंने वहाँ पढ़ाई की और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन यहाँ से चल रहा है। अच्छा। तो अब मैं सवाल जो है वो मैं दर्शकों का पूछूंगा। तो यहाँ पर कोई शायरी नाम से यूजर आईडी है, उन्होंने पूछा है कि मेरे प्यारे छोटे भाई, कुछ पूछना नहीं, बस खुश रहो, हर हर महादेव। मैं ऐसा देखता हूँ कि बहुत सारी शुभकामनाएं यहाँ पर आई हुई है,
आप ऐसे जब शुभकामनाएं देखते हैं या फिर आप बधाइयाँ आपको मिलती है तो कैसा लगता है? नहीं, ये काफ़ी एक अच्छा भी लगता है और गौरवपूर्ण भी रहता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो उम्र में अभी फ़िलहाल में जैसे हमने बताया कि इस कार्यक्रम में भी मैं छोटा हूँ और ऐसे भी मैं रहता हूँ। और अक्सर ऐसा होता है कि जो मेरे से जूनियर है वो लोग तो खैर भैया भैया, अब तो खैर हम लोग भी सीनियर हो गए, सेकंड ईयर में आ गए। हालाँकि हम लोग को कोई बताया नहीं, कोई परसों आया कह दिया भैया पता चला अच्छा सीनियर हो गए हैं। और बाकी हम लोग से जो सीनियर हैं, आप लोग हो, कई लोग हैं, वो सब भी बहुत अच्छे से मानते हैं। तो काफ़ी कह लीजिए मैत्रीपूर्ण व्यवहार जिसको कहते हैं, फ्रेंडली बिहेवियर जिसको जी, कहते हैं, वो सबका मेरी तरफ रहा। ऐसी तारीफें होना ये माफ़ करिए कमेंट किसका था? आईडी पे ये कुछ नाम लिखा कोई होगा। शायर लिखा हुआ जल्लाद साहब, अच्छा। जल्लाद। ये भैया है मेरे, अच्छा, इनका नाम विश्वदीप दुबे है। बहुत अच्छा लिखते हैं और मैंने इनसे भी बहुत कुछ सीखा है। कभी मुलाकात होगी, यहीं विश्वविद्यालय के पास में रहते हैं तो आपको भी मिलवाएँगे। तो इनका मैं कहूँगा कि इन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी है, हर चीज़ में मदद करते हैं। और जहाँ तक बात रही तारीफ़ें होने की, तो सब ऊपर वाले की दुआ है, माता-पिता का आशीर्वाद है और सब आप ही लोगों का प्रेम है, जो आप लोग सिखाते हो वही कर लेते हैं बस। जी। चलिए, आगे प्रश्न उमित कुमार जी ने पूछा है, हेलो सर, जैसा कि सभी जानते हैं कि आप 2 बुक्स पहले लिख चुके हैं और तीसरी भी लाइन में है। तो सर आपको लिखते समय किन-किन प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है? आप 2 किताब लिखे हैं, पहले उस 2 किताब के बारे में बताइए और फिर तीसरे किताब जो आप लिख रहे हैं संभवतः उसके बारे में बताइए। चलिए, तो अगर मैं अपनी प्रारंभिक 2 किताबों के बारे में बताऊँ, तो मैंने किताब लेखन का सोचा नहीं था। सभी को ज्ञात होगा जब कोविड महामारी आई, कोरोना पैंडेमिक में स्कूल, कॉलेजेस सब बंद हो गए और फिर उस टाइम पे पुराने रामायण और महाभारत पढ़े जाते थे। हाँ, वो रामानंद सागर जी वाली वो रामायण ठीक है। चलती थी और बी आर चोपड़ा वाली महाभारत चलती थी। तो उसमें एक रावण का कैरेक्टर जिन्होंने निभाया था अरविंद त्रिवेदी जी, हाँ, स्वर्गीय अरविंद त्रिवेदी जी, वो अभी हाल ही में एक्सपायर हुए हैं। जी। वो मुझे कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा उनका। अच्छा, मतलब आप ये कह लीजिए कि अन्य सारे किरदार उस रामायण के काफ़ी अच्छे थे, मगर वो एक उनका इन्फ्लुएंस और रावण के प्रति इसलिए भी मेरी रुचि थोड़ी ज़्यादा रही। एक माइथोलॉजिकल टर्म भी है या इसको कहते हैं, एक प्रसंग ये भी आता है इतिहास में कि जब रावण को अपने अहंकार का बोध हुआ और उसने पूरा हिमालय उठा लिया, तो ऐसा आता है प्रसंग कि शंकर जी ने उसके सभी हाथों को दबा दिया। रावण की 20 भुजाएं थी, रावण आया, उसने हिमालय उठा लिया। पार्वती जी ने शंकर जी से बोला ये क्या हो रहा है? शंकर जी का चेला आया है। पार्वती जी का ऐसा चेला आप ही को उठा ले रहा है, तो शंकर जी ने अपना एक पैर पटक दिया। अब रावण की 20 भुजाएं उसमें दब गई, लेकिन रावण जो क्योंकि ब्रह्मा जी का वंशज था, ब्रह्मा जी का वंश में वो वंशावली थी और संस्कृत का इतना बड़ा ज्ञाता था, ऐसा कहा जाता है कि उसने शिव जी को प्रसन्न कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आज भी कोई पुलिस वाला ही हम लोगों को पकड़ लेता, अरे अंकल जी आप बड़े अच्छे हैं, मतलब उन्हें बटरिंग करने के लिए मस्का लगाते हैं, अरे भैया आप बड़े अच्छे हैं। तो रावण ने फिर शंकर जी को कह लीजिए मनाने के लिए, क्योंकि फिर अब उसका हाथ ही नहीं निकल रहा, तो उसने वहाँ पे संस्कृत में शिव तांडव स्तोत्र गाया था। वो पूरा 15 स्तोत्र है संस्कृत में और वो मुझे 10 साल की उम्र, जहाँ तक मुझे याद आती है, 10 साल की उम्र में कंठस्थ हो गए थे। वो मुझे आज भी याद है। तो इस वजह से भी रावण के लिए बहुत ज़्यादा मेरा वो था, मतलब ऐसा था कि हाँ एक कैरेक्टर कुछ ऐसा भी है। तो जो मेरी पहली किताब थी वो कोरोना पैंडेमिक में रामायण देखने के बाद मुझे लगा मुझे लिखनी चाहिए। तो पहली किताब मेरी मैंने 16 वर्ष की अवस्था में लिख ली थी। हालांकि उसको छपवाया नहीं था, वो छपी इस साल है, इसी साल। कौन सी किताब की है, उसके शीर्षक और उसका क्या वो है, अंदर के कहानी है, जरा उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताइए ताकि अगर किसी की रुचि होगी तो वो पढ़ सकेगा। जी, जैसे मान लीजिए जो मेरी पहली किताब थी परम शिव भक्त रावण, जिसका जी। शीर्षक है, ये आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे ही मिल जाएंगी और बहुत मिनिमम कॉस्ट भी है, 250-300 के आसपास। रावण का नाम ऐसा ही लेते सब लोग, पूरा राम का अपोजिशन, राम का अपोनेंट, राम का विरोधी समझ लेते हैं। बिल्कुल रावण था भी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हम लोगों ने हेड देख लिया है, अब टेल भी देखा जाए। रावण में बिल्कुल बहुत बुराई थी, वो तो खुद कहता था तामस तन भजन न होई। ये मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी लिख चुके हैं। रावण अपने बारे में कहता था तामस तन भजन न होई, मेरा तामसी शरीर है, मुझसे भजन नहीं होगा। लेकिन रावण में कुछ अच्छाइयाँ भी थी, जैसे वो प्रकांड विद्वान था, संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो उनकी उन अच्छाइयों को नजर करते हुए, जैसे जब मेरी किताब का विमोचन हुआ, मुझे याद आता है मेरे परिवार के लोग में, मेरे रिश्तेदारों ने और टीचर्स ने बोला कि यार रावण पे क्यों लिखे हो, राम पे क्यों नहीं लिखे हो। मतलब सबको वो रावण टाइटल देख के ऐसा लगा कि कहीं मैं राम का विरोध तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं कौन होता राम का विरोध करने वाला। राम तो भाई ईश्वरीय गुण है, वो तो स्वयं विष्णु के अवतार है ही। इस पुस्तक के माध्यम से मैंने कहीं ना कहीं ये दर्शाने का, बतलाने का प्रयास किया है कि रावण भी श्री राम को जानता था, उनकी हकीकत जानता था और राम को मानता था। अगर आप लोग मेरी किताब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो अंतिम लाइन मेरी किताब की है परम शिव भक्त रावण की, वो जय श्री राम पे खत्म हुई है। जिन लोगों ने वो चीज़ पढ़ी है, तो मुझसे जो लोग भी कहते हैं कि नहीं नहीं तुमने रावण को बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दी है, नहीं ऐसा नहीं है। आप एक बार वो किताब पढ़े तो आप लोग खुद जान जाएंगे, रावण भी राम को मानता था।
रावण खुद कहता था कि खरदूषण मोहिसम बलवंता तीनों कुमारे विद भगवंता, कि मेरे भाई खरदूषण मेरे समान बलवान है, उनको बिना भगवान के कोई मार ही नहीं सकता, अर्थात ये जो मानव है वन में ये भगवान ही है, इसलिए मुझे इससे लड़ना है। तो मैंने उन सब चीज़ों को लेकर ये पहली किताब मैंने लिखी। बेशक आप लोग पढ़ें तो आप लोग उसमें जानेंगे, और ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैंने श्री राम को कम बताया या रावण को ज़्यादा बताया, नहीं ऐसा कुछ, वो तो कोई दो राय है ही नहीं उसमें। रावण भी राम को ईश्वर मान रहा है, इस चीज़ की बात उसमें करी गई है। दूसरी किताब मेरी कविताओं का संकलन है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मैंने क्लास 9 से लिखना शुरू किया था, अब 9 से लेकर इधर 5-6 साल हो गए लगभग। तो ये ऐसा वो भी अचानक से उसका बन गया प्रोग्राम कि इसको पब्लिश कराई जाए। तो मेरी दूसरी किताब मेरे काव्य का संकलन सब्र नाम से है, ये भी आप लोगों को अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी आसानी से। उसके अंदर मेरी कविताओं का संग्रह है, मेरी शायरियाँ, मेरी कविताएं, जो भी पिछले 4-5 साल में टूटी फूटी भाषा में जब बच्चा चालू करता है लिखना, उन सबका संकलन है। और जिसका विमोचन, दूसरी किताब का विमोचन तो यही लखनऊ विश्वविद्यालय में पिछले हिंदी दिवस अभी 14 सितंबर को हुआ, और आप सब लोग थे उसमें। तो वो दूसरी किताब थी मेरी। तीसरी किताब की आपने बात करी तो लिख रहे हैं अभी आप? हाँ, ऐसा कह भी सकते हैं, लिख भी रहे हैं और चल भी रहा है उसका। और ये कह लीजिए कि वो एक तरीके से पूरा गद्य रहेगा, पूरा उपन्यास रहेगा। समय लगेगा उसको आने में, क्योंकि ये दोनों किताबें इसी साल 6 महीने के अंतराल पे आ गई। पहली किताब फरवरी में आई थी, दूसरी किताब अगस्त में आ गई, और 6 महीने के अंतराल में पूरी आ गई। तो अब थोड़ा सा ब्रेक देके, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके, थोड़ा रिसर्च करके तब तीसरी किताब हाँ बिल्कुल आएगी, तो आप लोगों को पता चलेगा उसके बारे में। कोई एम पोएट्री हाउस के नाम से यूजर आईडी है, उन्होंने पूछा है योर एम, क्या है आपका लक्ष्य भविष्य का? अच्छा हाँ, इसके पहले जो जिनका सवाल था उन्होंने पूछा था कि आपको लिखते समय शायद क्या पूछा था? हाँ, समस्याएं भी पूछी थी हाँ। उन्होंने। समस्याएं कुछ आती कि नहीं? अच्छी समस्याएं तो आती ही होंगी, बहुत सारी नहीं, समस्याएं। बिल्कुल आती हैं, और मुझे लगता है आनी भी चाहिए। नेगेटिविटी इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, एंड आई थिंक अच्छा, इट्स कई बार एसेंशियल ऐसा भी पार्ट। लगता होगा कि जो लिखे है वो सही है या नहीं, तो कई टीचर से या हर फिर बार बड़े लगता भाई है, लगता है हर ना बार लगता है, कि इसको जांच करवाते होंगे कि ये सही है या बिल्कुल। नहीं। मैं, आप तो बल्कि जानते होंगे विश्वविद्यालय परिवार में अनमोल भैया है, जी, जय भैया है, जी, काव्यों के सदस्य, काव्योम के सदस्य है, और अनंग भैया है, फाउंडिंग मेंबर है, और तीनों का ही मैंने जिनका भी नाम लिया है, तीनों ही इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। जी, और मेरी आज भी आदत है, आप अगर उनसे पूछेंगे भी, अगर मैं 2 लाइन भी लिखूंगा तो मैं अनंग भैया को भेजूंगा, मैं अनमोल भैया को भेजूंगा, मैं जय भैया, फिर वो लोग बताते भी हैं कि नहीं बेटा यहाँ पे मात्रा टूट रही है, यहाँ पे धुन टूट रही है। जैसा आपने कहा कि अपने लिखने के बाद लगता है कि हर बार लगता है। अच्छा। मैं अभी, हमने थोड़े दिन पहले कुछ लिखा तो फिर ऐसे स्टोरी देख रहे थे, तो अनमोल भैया ने लिखा था कि मैं अभागा हो तथागत खोजने को क्या चला, जो मिला वो ना मिला, जो ना मिला वो आ मिला। हम कहा यार इसके आगे तो मेरा कुछ है ही नहीं। तो मेरी लाइन बिना पूछे ही वो खारिज हो गई। तब तक मैंने पूछा नहीं था, हमने कहा अब तो पहले उतना प्रयास तो करें। तो हाँ, ऐसा हर बार लगता है। और जहाँ तक बात रही बाधाओं की, तो मुझे लगता है कि बाधाएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, और ज़रूरी भी है बाधाएं आना। किस तरह के बाधाएं आती है? जैसे मान लीजिए आपने लिखना चालू किया, आपने किसी महफिल में कोई बात पढ़ी, बोली, और सामने वाले ने कह दिया कि अरे नहीं ये लाइन अच्छी नहीं है। जब इस बात, जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताऊं, जब ये अनाउंस हुआ, कोई खारिज कर देता है कि हाँ कि नहीं ये अच्छा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जब किताब आई रावण वाली, तो सबने कह दिया नहीं ये तो रावण पे राम, बिना जाने कि उसमें लिखा क्या है। जबकि मैंने बताया कि उसमें जो आखिरी लाइन है वो भी श्री राम पे खत्म हुई है, जय श्री राम पे खत्म हुई है। अक्सर होता है, जैसे अभी जब उदाहरण के तौर पर मैं बताऊँ, अभी जब ये अनाउंस हुआ कि मैं आपके कार्यक्रम में आने वाला हूँ, तो उसमें भी कमेंट में कई लोगों के निगेटिव कमेंट भी रहे, मैंने पढ़े उसमें कई लोगों के। तो ऐसी बाधाएं आती रहती हैं। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए आवश्यक ये है कि उन बाधाओं को स्वीकार करें, वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ही करेंगी, और बल्कि और वो पुश करेंगी। आपको कभी गुलाब आपको वो नहीं करेगा, गुलाब आपको असली रास्ता नहीं दिखाएगा, आपको प्रेरणा काटे ही देंगे। तो उन बाधाओं को आप लोग स्वीकार करिए और आगे बढ़िए, जो भी आप चाहते हो आपको बिल्कुल अपनी मेहनत करते रहिए, प्राप्त होगा। जी। और बाकी जो आपने कमेंट का जिक्र किया, मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास, सबको लग रहा है 30-40 प्रश्न आए हैं अच्छे, और उसमें से अगर एक कोई व्यक्ति गलत कमेंट कर दिया तो उसको उस पर ध्यान तो वैसे भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, जब 40 लोग अच्छे कह रहे हैं, एक लोग गलत कह रहे हैं, तो फिर ये तो कोई मानने की बात ही नहीं है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। वो तो ऐसे पता चला। आगे मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा, नहीं आपका लक्ष्य, हाँ एम क्या है आगे भविष्य का, क्या लक्ष्य है आपका? पोएट्री नाम से कोई यूजर आईडी है? अच्छा, एम पोएट्री हाउस। हाँ। दीदी है ये, पहचान की है ये। अच्छा, नमस्ते दीदी, और धन्यवाद कि आपने पूछा ये सवाल, क्योंकि ऐसी दीदी पूछती नहीं है, अच्छा। बहुत कम बोलती है, इंट्रोवर्ट टाइप की है। और जहाँ तक बात रही लक्ष्य की, तो वर्तमान में स्नातक चल रहा है बीए से, संस्कृत हिंदी विषय, जैसा मैंने बताया। आगे भी यूपीएससी की तैयारी है, सिविल सर्विसेज के लिए। तो ये मतलब कवि वगैरह नहीं बनना है, बड़ा कवि? ये तो मतलब ऐसे कि चल रहा है तो होने दो, चल रहा है। हाँ। हाँ, अब जीवन की सोच ले जाता है वो अलग चीज है।
अपने पास बैकअप हर चीज के लिए रहते हैं कि मतलब ये तो अपने पास है ही। मान लीजिए सिविल, प्राइमरी आपका रहेगा यूपीएससी। हाँ प्राइमरी यूपीएससी है। अगर ना करें नारायण खुदा न खास्ता, अगर मान लीजिए उस पर नहीं भी सिलेक्शन हो रहा है तो लेक्चरर के लिए, क्योंकि मेरे पास साहित्यिक विषय है, मेरे पास संस्कृत है, मेरे पास हिंदी है, तो मैं उससे देख सकता हूँ। और बाकी जहाँ तक बात रही, यानी कि पढ़ाई को भी छोड़ना नहीं नहीं पढ़ाई है, नहीं, बिल्कुल। बिना पढ़े तो आप, और खासकर जब आप किताब लिखने वाली फील्ड में हैं या साहित्य के हाँ, फील्ड में है तो पढ़ाई तो निरंतर चलती है। बिल्कुल। ऐसा है। आगे है, शशि प्रकाश मिश्रा जी ने कहा है आप बहुत अच्छी आवाज है आपकी, क्या राज है इसके? धन्यवाद शशि भाई। अच्छा, आवाज कई बार क्या होते हैं कि बोलने का तरीका बड़ा मैटर करता है। जैसे कि कुछ अच्छी चीजों को भी आप गलत तरीके से बोल देंगे। गलत तरीके से मतलब है कि पढ़ने अगर आपको सही से नहीं आएगा तो वो चीजें, वो कविता अच्छी नहीं लगती है। कई बार थोड़ा बहुत गड़बड़ भी रहता है। उस कविता को अगर अच्छे से व्यक्ति पढ़ दिया तो वो कविता बहुत अच्छी लगने लगती है। तो आप पढ़ते बहुत अच्छा है, हमको लग रहा है वो उनका कहने का अर्थ यही, आवाज अच्छा है कर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगी। बहुत कम लोग हैं जिनको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है। अच्छा। और जहाँ तक बात रही कि बोलने के तरीका की, हाँ ये बहुत, क्योंकि हम लोग को इस फील्ड से जुड़े हैं, मंचों पे आते जाते रहते तो पता है। अगर आपने सामने वाली पब्लिक ऑडियंस का मर्म जान लिया, जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे गाँव के लोग ज़्यादा हैं और आपने जाते जाते उनसे भोजपुरी में बात कर ली है, कहा लोगन का हलवा, तो आप आगे भले ही कुछ भी बोल के आओ, सामने वाला फिर अरे भैया बहुत अच्छे आदमी। तो आप अगर ये समझ लिए कि सामने वाला सुनना क्या चाह रहा है और वो चीज आप बोल रहे हो, तो तरीका क्या है, कुछ भी रहे सामने वाले को अच्छा लगेगा। मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ बस। आगे स्मृति मिश्रा जी ने कहा है सर आप कब से लिखना शुरू किया? आपको लग रहा है लाइव से लिखना शुरू किया? हाँ, इस प्रश्न का वही जवाब है स्मृति जी, धन्यवाद आपका। और लिखना मैंने 9 से शुरू किया था, वही जो मैंने अभी प्रसंग बताया स्कूल वाला, ऐसे ही। आगे ये है, अनुष्का आनंद द्विवेदी जी पूछिए आपको लिखने की मोटिवेशन किनसे मिलती है? आपके आइडल कौन है? और सर आपकी एक नई कविता सुनने को मिली हाल ही में, होठ ये, कंठ ये, कर्ण ये, नयन ये। अब ये शायद मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए गलत भी पढ़ सकता हूँ। इसकी कुछ पंक्तियाँ आप गुनगुना देते। तो सबसे पहले उन्होंने जो पूछा है वो कि आपको लिखने की मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, वो बताइए। लिखने की मोटिवेशन ऐसे कोई स्पेसिफिक तो नहीं होती। देखिए, जब कोई साहित्य से जुड़ा होता है ना, तो मुझे प्रेमचंद जी की पंक्ति याद आती है। जब वो लिखते हैं, लेखकों के लिए वो लिखते हैं कि अगर कोई साहित्य से जुड़ा व्यक्ति है, अगर कोई लेखन से जुड़ा व्यक्ति है, अगर वो एक दिन में कुछ लिख नहीं रहा है तो उसको उस दिन की रोटी खाने का हक नहीं है। अच्छा। आप कुछ भी लिखो, आप एक शब्द लिखो, आप लिखो। तो जो लोग निरंतर इसमें जुड़े हुए हैं, रमे हुए हैं, तो पठन पाठन वो चीज़ जुड़ती रहती है। जहाँ तक बात रही मोटिवेशनल की या प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो मैं अपने सीनियर्स को सुनता हूँ, उनसे बहुत मिलती है। किताबें आप पढ़िए, और खासकर लखनऊ तो एक ऐसा शहर है जहाँ पे आपको अदब के साथ साथ साहित्य यहाँ पे कूट कूट के भरा है। हिंदी उर्दू ये दोनों ही भाषा यहाँ पे बहुत है। तो वो किताबों से, मेरे घर में आज भी मैं अक्सर किताबें मंगाया करता हूँ जो साहित्य से जुड़ी होंगी, वो नॉवेल्स होंगी, वो शायरी की होंगी। तो मेरे घर वाले भी कहते हैं कि बेटा सिलेबस वाला भी देख लो यार, वो भी जरूरी है, ये तो चलता रहेगा। तो हाँ, मतलब वो भी चलता रहता है, मगर मेरी रुचि है तो उनको देखते देखते जब आप किसी बड़े आदमी को पढ़ रहे हो तो लगता है अरे यार सामने, आप भले ही वैसा प्रयास न करें, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी तरह आप जितना भी प्रयास करें आप नहीं बन सकते। आज का व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना लिखे, वो तुलसीदास जैसा नहीं लिख सकता, वो सूरदास नहीं बन पाएगा, वो दिनकर पंत निराला नहीं बन पाएगा। लेकिन आप उनको पढ़ते हैं, आप उनसे सीखते हैं। तो मोटिवेशन मैं अगर कहूँगा तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन वो इस चीज़ से मिलती है, पढ़ते रहने से, सुनते रहने से, या जो लोग आज भी वर्तमान समय में जो इर्द गिर्द हैं उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैं अपने जैसे काव्यों की मैं अगर बात करूँ, जय भैया हैं, मैंने जय भैया को पढ़ते हुए सुना कि पीड़ा भी ऐसी पीड़ा की आंखें रोई गाई हैं, यूँ समझो कि भरी अदालत घावों की सुनवाई है, और सुनवाई में हमने सबकी हर भावुकता समझी है, सबका दुख अपनाया है, बस अपनी पीर पर आई है। तो वहाँ से मोटिवेशन मिली, अरे वाह क्या लिखा है। तो ऐसे मिलती रहती मोटिवेशन। और आइडल कौन है? आइडल खास व्यक्ति को मानते हैं? जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि ये मेरे हैं। मैं 2 लोगों को अगर मैं कहूँगा ऐसे, एक दिनकर जी, एक तुलसीदास जी, क्योंकि इन लोगों को पढ़ा भी है। तुलसीदास जी तो खैर अब घर घर में श्री रामचरितमानस होगी, सुंदरकांड होगा। और सिर्फ मैं श्री रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप तुलसीदास जी की और भी कुछ पढ़िए, आप कवितावली पढ़िए, आप दोहावली पढ़िए, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरिधीर दिए डगमे दुग्ध जल की बरिपाल कनी जल की पुटसूक गए मधुर आदर वह, फिर पूछती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी बनी है कि तुम्हें तियकी लखिया तुरता सियकी अखिया बरिभा भरी जल चाहिए। ये सब सिलेबस में है, ये वन पथ पर। आप दोहावली पढ़ेंगे तो ये सब तुलसीदास। दिनकर जी, उनकी उर्वशी आप पढ़ लीजिए, श्रृंगार रस का ऐसा वर्णन उन्होंने किया है। या आप रश्मि रथी, जो उनकी भाई सबसे बढ़िया चीज़ है, रश्मि रथी आप पढ़िए, चल रहा महाभारत का रण जल रहा धरित्री का सुहाग।
पट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुष्य के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्रुपद का रुधिर मिश्र हो एक संग, गत्वर गहरी ये सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौनते कण छड़ करते गर्जन गंभीर। तो वो भाषा जब आप पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि दिनकर जी और तुलसीदास जी, ये दो लोग ऐसे हैं जिनको मैं अगर अपना वर्तमान समय में आइडल मानूं तो ये दोनों। ये जो पढ़ रहे हैं आप, इतना याद कैसे है? वही है भैया, पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मैंने बताया ना ये तुलसीदास जी का वन पद पर का था जो मैंने सुनाया, दोहावली में है वो भी वन पद पे, बाल दी विशाल विकराल भाल ज्वाल मानुलंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। अब बाकी श्री रामचरितमानस और सुंदरकांड, ये ईश्वर की कृपा है कि भगवान मेरे मुंह से खुद की तारीफ ना निकलवाए, लेकिन मतलब ये ईश्वर की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है कि सुंदरकांड जो 1.5-2 घंटे की गाई जाती है वो मुझे कंठस्थ है पूरा। हाँ, मैं अगर सुंदरकांड में पढ़ रहा हूँ तो मैं खाली सुनूंगा कि आप कोई किस दोहे पर है, हम उसके आगे चालू कर देंगे बिना किताब देखे। तो अक्सर कई बार होता है सामने वाला कहाँ से पढ़ा था हो, किताबिया कहाँ है, या फोन में तो नहीं देखा, हम कुछ नहीं, हम खाली ऐसे बैठेंगे। हनुमान चालीसा ठीक से किसी को नहीं याद होगा ज्यादा। नहीं, अब ये ईश्वर की कृपा है, आशीर्वाद है। घर का परिवेश भी वैसा रहा, मेरे घर में भी आए दिन सुंदरकांड होते हैं, मैं पढ़ता हूँ, या ऐसी चीजें धार्मिक होती रहनी चाहिए। आप जिस भी धर्म से हो ऐसी धार्मिक चीजें होनी चाहिए ताकि बच्चों को ज्ञान मिले। अच्छा, उन्होंने जो इसे एक ही प्रश्न, तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा है कि आपकी हाल ही में कविता सुनने को मिली, होठिए कंठिए कड़िए नयनिए, उसको सुनाइए जरा अच्छे से। अच्छा, ये मैंने अनंग भैया को सुना था तो तब ये ध्यान में आई थी कि होठ ये कर्ण ये कंठ ये नैन ये, होठ ये कर्ण ये कंठ ये नैन ये, लगते सारे तुम्हारे ही प्यारे प्रिय, होठ ये कर्ण ये कंठ ये नैन ये, लगते सारे तुम्हारे ही प्यारे प्रिय। और अनकही अनसुनी दास्तां थी जो वो मेरे सपनों के जैसी अधूरी रही, हार तुम जीत तुम धुन भी तुम गीत तुम, फिर भी अंबर के जैसी ये दूरी रही, छोड़ा तुमने जो मुझको तो ऐसा लगा स्वप्न धूमिल है सारे हमारे प्रिय, होठ ये कंठ ये कर्ण ये नैन ये, लगते सारे तुम्हारे ही प्यारे प्रिय। तो ऐसे है, मतलब अभी और भी बंद है लेकिन मुझे लगेगा अभी बढ़ जाएगा, तो आखिर में समय बचेगा तो बिल्कुल सुनाया जाएगा। जी जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। फिर स्मृति मिश्रा जी ने एक और सवाल पूछा है, और आप इतने अच्छा कैसे लिख लेते हैं? ये तारीफ ही है एक तरीके से। धन्यवाद स्मृति जी आपका। और अच्छा लिख लेते हैं या बुरा, वही बात चली थी अभी कि आप अच्छे हो या बुरे हो ये आप पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये आप लोग जो जज कर रहे हैं आपको। आप बहुत अच्छा बोलोगे लेकिन अगर किसी को कमी निकालनी होगी तो वो कह देगा नहीं आज गले में खराश है, कुछ नहीं होगा कि गले में खराश है, आज वो वाली बात नहीं है। और आप गाली भी दे रहे होगे तो जिसको तारीफ करनी, आज नए तरीके से गाली दिया है, ये भी चीज होती है। तो ये हाँ, ये समझने वाले पर है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि लोगों को चीजें अच्छी लगती है। जहाँ तक बात है आप अच्छा कैसे लिख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता मैं उतना कुछ अच्छा लिख लेता हूँ, लोग सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और बस वही चीज़ है कि निरंतरता, आप पढ़ते रहिए, आप सुनते रहिए, उसी चीज़। मैंने अभी जिक्र किया था जो हिंदी मुझे पढ़ाती थी स्कूल में, डॉक्टर मधु दीक्षित, उन्होंने एक बात मुझसे कही थी। वो ये कही थी कि अगर आप अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो पहले आप अच्छा श्रोता बनिए, और अगर आप अच्छा लेखक बनना चाहते हैं तो पहले आप अच्छा पाठक बनिए। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, फर्स्टली यू हैव टू बिकम अ गुड लिसनर। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी, तो आप भी पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, बस वैसे ही है। अब अगला भी व्यक्ति जो है वो भी हमको लग रहा है आपका पसंदीदा व्यक्ति है, अनमोल मिश्रा भैया पूछे ये विल पावर कहाँ से आती है, इतना असामान्य जीवन बावजूद उसके, और साथ ही विश्वविद्यालय में आकर काव्योम से कैसे परिचित हुए, काव्योम के साथ आपका अनुभव साझा, अपना अनुभव साझा करिए, नए साथियों को क्यों जुड़ना चाहिए। सबसे पहले नमस्ते भैया, और धन्यवाद आपका इस प्रश्न के लिए। जो पहले उन्होंने बात करी कि इतना विल पावर कहाँ से आती है या असामान्य जीवन की, अभी जब आपने इंट्रोडक्शन भी मेरा दिया तो उसमें जैसे बताया कि ये कोई गंभीर बीमारी है, मैं ये चीज़ क्लियर भी कर देना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के माध्यम से सभी जनता को, लोगों को, कि कुछ गंभीर जैसा नहीं है। वो दरअसल हुआ ये था कि जब अभी हाल ही में दूसरी किताब का विमोचन होना था तो काफ़ी सारे इंटरव्यूअर्स, जिसमें अलग अलग अखबार के थे, कुछ हिंदी अखबार थे, कुछ अंग्रेजी अखबार थे, उन लोगों ने इंटरव्यूज़ लिए। तो मैंने उन लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ है।
तो उन्होंने फिर इस चीज को छाप दिया कि गंभीर बीमारी होने के बावजूद भी मैं लिखी किताबें। उसको पूछता शुरुआत में, लेकिन मैंने कहा उसको लास्ट में पूछूंगा ताकि माहौल कुछ गड़बड़ ना हो। नहीं नहीं, तो वो ऐसा गंभीर जैसा कुछ नहीं था वो। फिर मैंने उनसे बाद में बात करी थी कि भैया ये क्या लिख दिया, तो कह रहे यार वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने के लिए। नहीं, अच्छा आप तो इस फील्ड से जुड़े भी हैं तो आपको पता होगा। नहीं, जरूरी होता है न्यूज चैनल में जब आप देखेंगे ध्यान से देखिए इस आदमी को, जो अंधा होगा वो भी देखने लगेगा कि अच्छा कुछ दिखाया जा रहा है। हलवाई की दुकान में निकली छिपकली, तो मतलब वो लोग अट्रैक्टिव बनाने के लिए कर लेते हैं। हाँ, मेरे देखिए गंभीर कोई चीज तब होती है जब मैं वो उसको विस्तार से आऊंगा, उसको विस्तार हाँ चलिए, से, सवाल पे आते थोड़ा हैं सा जो भैया ने करूंगा, कहा क्योंकि था वो कि जरूरी भी है वो चीज जानना। जो भैया का सवाल था कितना असामान्य जीवन होने के बावजूद, देखिए असामान्य जीवन मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा है, और असामान्यता एक दृष्टिकोण से सब में होती है। बेरोजगार का जीवन भी असामान्य है क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है। जिसकी शादी नहीं हो रही, उम्र 45 साल हो गई है, वो भी असामान्य जीवन ही वो जी रहा है वो। ठीक है, अब कोई शिक्षित हो चुका है, डिग्रियां आ चुकी हैं, नौकरी लग नहीं रही है, एक एक दो दो नंबर से रुक जा रहा है आदमी, वो भी एक असामान्य जीवन है। आदमी करना कुछ चाहता है, घर वाले कराना कुछ चाहते हैं, वो भी एक असामान्य जीवन है। परिवार में कुछ लोग कुछ चाह रहे हैं, कुछ आपको कुछ चाह रहे हैं, वो भी असामान्य जीवन है। तो मैं वही जो बात मैंने करी थी कि बाधाएं और असामान्यताएं ये जीवन का आप कह लीजिए एक अभिन्न अंग है, इनको स्वीकार करिए। और काव्यों से कैसे लगा जुड़कर? उनकी जो बात थी विल पावर वाली, तो विल पावर मैं कहूँगा भैया आप ही लोगों से मिलती है। और मैं सच बताऊँ, ये मतलब ऐसा नहीं कि बटरिंग में ये कह रहा हूँ, मैं जब आया विश्वविद्यालय परिवार में तो मैंने ये चीज़ देखी। अनमोल भैया मिले, जय भैया मिले, अनंग भैया मिले, काफ़ी भैया लोग मिले। तो इन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से बैठाया, बातचीत करनी, मतलब ऐसा लगा नहीं। हम लोग आते थे ना तो बताया जाता था कि अरे विश्वविद्यालय में रैगिंग बहुत होती है, मतलब ऐसा हम लोगों को बताया गया था। लोग बताए? हाँ, लोग बताए थे कि जब इंटर खत्म हो गया तो ये हुआ कि अरे अब एलयू में जा रहे हैं। और इसका भी बड़ा रोचक किस्सा है। अच्छा। मेरा जब इंटर खत्म हुआ तो मेरे पिताजी मेरा 6 जगह फॉर्म डलवाए थे। अच्छा। केकेवी, केकेसी, शकुंतला, नेशनल, लखनऊ यूनिवर्सिटी और क्रिश्चियन गोलागंज, 6 जगह। कितने जगह हुआ था? सब में हो गया 6 के 6 में, 6 के 6 में हो गया था, जिसमें 4 जगह पे तो मेरिट थी और 2 जगह पे एंट्रेंस था। नेशनल में एंट्रेंस था और एलयू में एंट्रेंस था। तो नेशनल का पेपर तो मैंने ऐसे ही मजाक में दे दिया था, नेशनल पीजी कॉलेज का, उसकी तैयारी कुछ नहीं थी। एलयू के लिए मैंने पढ़ा था, बट पता नहीं कैसे उसमें हम लोग तो जनरल कैटेगरी से आते तो मेरा ओपन रैंक बन गई थी। अच्छा। तो वो 6 के 6 में हो गया था। मैं यहाँ पे आया तो फिर जब मैंने लोगों को बताया, क्योंकि एलयू का रिजल्ट उस साल कोरोना की वजह से काफी लेट आया था, तो बताया गया कि रैगिंग वगैरह बहुत होती है। मैं यहाँ पर आया तो मुझे लगा अरे कुछ नहीं होता है, मतलब ऐसा लगता जैसे आप ही हैं, आप मुझसे 1 साल सीनियर है, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता कि अरे अभी भैया कुछ, मतलब कोई डर वाली भावना नहीं, वो एक इज्जत वाली भावना है। तो भैया विल पावर आप ही लोगों से आती है। आप लोग का ये व्यवहार कह लीजिए इतना ज़्यादा आकर्षित होता है कि जो छोटा होगा वो खुद ही आपके साथ बैठेगा। तो विल पावर कहीं ना कहीं आप लोग खुद ही हैं। और जो उनका सवाल था काव्योम से, क्या सवाल था काव्योम से? उनका सवाल है कि विश्वविद्यालय में आकर काव्योम से कैसे परिचित हो, पहले काव्योम से मिले कैसे वो बताइए, और फिर काव्योम से जुड़ने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा वो बताइएगा, और फिर नए लोगों को क्यों जुड़ना चाहिए काव्योम से वो भी बताइए। जी ठीक है। काव्योम जो है, मैं अगर खुद की बात करूं कि मेरा परिचय काव्योम जैसे उत्तम संस्था में, हमेशा काव्योम के पहले उत्तम जरूर लगाता हूं। इसके पहले भी जब अनमोल भैया का इंटरव्यू हुआ था तो मैंने ये क्वेश्चन में भी एक लिखा था कि आप काव्योम जैसे उत्तम संस्था के संस्थापक सदस्य। मेरा परिचय मेरी जब फ्रेशर यहाँ पर हुई थी तो उस फ्रेशर में मैंने कुछ परफॉर्म किया था। तो वहाँ पे आप जानते होंगे मयंक भैया को, मयंक दादू सिंह राणा जी, उन्होंने मुझे सुना। तो फिर वो मेरे पास अगले दिन जब विश्वविद्यालय में वो मिले भैया, मयंक भैया, तो उन्होंने बोला कि भाई अब बोलते बड़ा अच्छा हो, तुम काव्योम से जुड़े हो कि नहीं। अच्छा, तब तक मुझे काव्योम, मुझे पता ही नहीं था काव्योम मतलब क्या होता है। बताया? हाँ, मयंक भैया बताया। तो मुझे पता ही नहीं था कि काव्योम जैसा कुछ हो, इवन मुझे ये भी नहीं मालूम था इसका मतलब क्या होता। तो बाद में समझ में अच्छा काव्योम से काव्य से आकाश है, काव्य का आकाश काव्योम। तो उन्होंने कहा कि पढ़ते थे वही पता, वही तक पता थी। हाँ, तो उसका टैगलाइन हाँ, बाकी ये क्या है, कैसी कोई संस्था है कि मतलब क्या है, कुछ मुझे नहीं पता था, मैं नया नया आया था वहाँ पे। तो मयंक भैया ने कहा कि मैं तुमको एक नंबर देता हूँ, इनसे बात कर लो, ये तुमको जोड़ लेंगे। अच्छा। उन्होंने नंबर दिया था अनंग भैया का। अच्छा। और मयंक भैया के थ्रू फिर पहली बार मेरी बात हुई अनंग भैया से। और वही है कि जितना सहज स्वभाव मैंने देखा, मैं उसको क्या ही व्याख्यान करूँ अनंग भैया का। उन्होंने मिले वो, फिर मैंने बोला कि भैया ये काव्योम क्या होता है, मतलब पहले तो ये बताइए। तो उन्होंने बताया कि एक ऐसी संस्था है जो साहित्य के लिए काम करती है विश्वविद्यालय में, और न सिर्फ हिंदी साहित्य में, कोई भी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, सभी प्रकार की साहित्यों में काम करती है वो। तो भैया ने जोड़ा, और वर्तमान समय में क्योंकि 1 वर्ष हो गया है तो एक छोटे से पद पे मैं भी कार्यरत हूँ, जिसमें मैं संतुष्ट हूँ। काव्यों में कंटेंट टीम में अलग अलग टीम है काव्यों की, जिसमें कंटेंट एक अलग टीम है, टेक एक अलग टीम है। उसमें भी जैसे आपका पूरा लखनऊ वाले की टीम है, उसमें भी एक मतलब विस्तृत टीम हम लोगों के पास है, और काफी मेहनत होती है उसमें, और हम लोग भी हैं। तो उसमें कंटेंट टीम का मैं सदस्य हूँ, और उसके लिए काव्योम
जुड़ना क्यों चाहिए। जैसे मेरे जो पर्सनली भैया ने जैसे पूछा कि आपकी पर्सनली क्या हो, काव्योम हर महीने संगोष्ठियां कराता है, गोष्ठियां कराता है। लगभग दो हर करा महीने देता में है। दो, हर महीने में 2 कराता है। इस महीने की अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो 8 तारीख को एक संगोष्ठी है और दूसरी 27 तारीख को एक है। उसमें क्या होता है कि किसी न किसी की पुण्यतिथि या किसी न किसी साहित्यकार की, लेखक की जन्मतिथि होती है। बच्चे जुड़ते हैं तो उनको पहले उन लोगों के बारे में पता चलता है जिन लोगों को आपने सिर्फ नाम में या किताबों में सुना है। आपको उन लोगों के बारे में पता चलेगा, उनके जीवन के बारे में पता चलेगा, उनकी रचनाओं के बारे में पता चलेगा। और फिर बच्चे अपनी भी रचनाएं वहां पर उस प्लेटफॉर्म पर, काव्यों में एक समझ लीजिए मंच है आपके लिए कि आप, और एक ऐसा मंच जहाँ पे टॉप मोस्ट सीनियर से लेकर सबसे छोटा जूनियर भी साथ में बैठा है। जैसे हम लोग बैठे हुए हैं तो जो सबसे छोटा है उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि अरे इतने सीनियर भैया हैं, हम अभी बीए फर्स्ट ईयर में हैं, यूजी फर्स्ट ईयर है, उनका पीजी लास्ट ईयर है, फिर भी हम लोग साथ में बैठे हैं। और जो सीनियर है उसके अंदर अहंकार की भावना नहीं आ रही कि मैं इतना बड़ा हूँ लेकिन मैं अपने साथ में बैठा हूँ। तो काव्यों में एक ऐसी संस्था, मैं चाहूँगा कि जो लोग विश्वविद्यालय में हैं और जो नहीं भी हैं, आप लोग विश्वविद्यालय आइए, आप कोई संगोष्ठी करिए। मैं ना मिलूँ तो कई सदस्य, संस्थापक महोदय जय भैया हैं, अनंग भैया हैं, अनमोल भैया हैं, मयंक भैया हैं, आशुतोष भैया, पूरी टीम है हम लोगों की। तो आप अंशिका दीदी हैं, और सब एक से एक, सब एक से बढ़कर एक, मतलब इतना अच्छा सब लिखते हैं कि आप किसी एक को सुन ले तो फिर सुनते ही रहेंगे। आप लोग बैठे, आप लोग सुने, आपको सीखने को ही मिलेगा। काव्यों में सिर्फ साहित्य आपको नहीं सिखाता, मैं हमेशा कहता हूँ काव्यों में आपको अनुशासन भी सिखाता है, काव्यों में आपको व्यवहार भी सिखाता है। तो काव्यों में आप समझ लीजिए पूरा पैकेज है एक तरीके का। तो आप लोग अगला जुड़े उससे। अगला प्रश्न बड़ा अलग प्रश्न है, और आपको पता होगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में बड़ा जोरों शोरों से छात्र संघ बहाली के लिए धरना प्रदर्शन फिर भूख हड़ताल शुरू हुआ था, जिसको माननीय कुलपति महोदय ने समाप्त कराया झूठ मिलाकर। उसके जो मुख्य सदस्य थे विंध्यवासिनी शुक्ला जी, उन्होंने बहुत अलग सवाल किया है कि छात्र संघ बहाली अभियान जो कि 209 दिन चला, और उसमें क्या हुआ उस पर एक किताब चाहते हैं आप लिखे, एक एक दिन की जानकारी हम आपको देंगे, यानी कि वो आपको बताएंगे एक एक दिन कैसे बीता, क्या हुआ, और उस पर आप एक किताब लिखे। तो क्या विचार है इसको लेकर? नहीं, अब मैं सबसे पहले तो ये बात कहूँगा कि छात्रों द्वारा छात्रों द्वारा ये जो काम किया गया, ये काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा प्रशंसनीय है। और लगभग 209 दिन ये आंदोलन चला, और 209 दिन तो सिर्फ एक आंकड़ा है, उसके पीछे काफ़ी लोगों का संघर्ष रहा। जैसे विंध्या भैया जिनका ये सवाल है, वो मुख्य सदस्य के रूप में रहे, जो संयोजक रहे, जिनकी प्रशंसा जितनी करी जाए कम है। और सभी छात्रों को एक साथ रखना, और जितने छात्र उसमें जुड़े रहे वो सब भी बहुत ही काबिले तारीफ है। और जहाँ तक बात रही कि इस विषय पर किताब लिखने की, तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, और विश्वविद्यालय में हो रही चीज़ों का लोगों तक पहुँचना, लोगों को अवगत कराना, ये हर विश्वविद्यालय के छात्र की जिम्मेदारी है। वो मेरी भी है, वो आपकी भी है, वो सबकी है। तो जी भैया, बिल्कुल, अगर भविष्य में मुझे मिलता है कोई ऐसा अवसर, कोई ऐसा मौका कि मैं इस काबिल हो सकूँ, मैं लिखूँ, तो मैं बिल्कुल लिखूँगा, और मैं बिल्कुल आपसे जुड़ूँगा। अब अगला प्रश्न भी हमको लग रहा है कि आपके पसंदीदा व्यक्ति अनंग अभिषेक यानी अनंग भैया का है। उन्होंने कहा है कि शुरू में विश्वविद्यालय आने पर किन किन चुनौतियों का सामना किया, जिससे आने वाले बाकी छात्र भी रूबरू हो सके और आप आगे सहायक हो सके। सबसे पहले नमस्ते भैया, आपका भी धन्यवाद इस सवाल के लिए। और जो काफ़ी बढ़िया सवाल भी है उनका कि खासकर सीनियर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, चाहे हम लोग हो चाहे कोई भी हो, कि अपने जूनियर्स को इस चीज़ के लिए सुपरवाइज़ करें जो चीज़ हम लोगों ने देखी है। किसी तरीके की कोई परेशानी वगैरह मुझे तो नहीं फेस करने को मिली। अगर मैं अपना, जैसे मैंने बताया कि हम लोगों को बता के भेजा गया था कि रैगिंग वगैरह होती है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं ये कहूँगा कि विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय एक परिवार है। आप जितना इस परिवार को अपनाएंगे, ये परिवार दुगना आपको अपनाता चला जाएगा। और किसी भी क्षेत्र का हो, आप चाहे साहित्य से जुड़ा व्यक्ति हो, खेल से जुड़ा व्यक्ति हो, राजनीति से जुड़ा व्यक्ति हो, पत्रकारिता से जुड़ा व्यक्ति हो, हर प्रकार से लोग आपको मदद ही करेंगे, आपको ऊंचा ही उठाएंगे। और बाकी थोड़े बहुत अनुभव सबके होते हैं, मेरा कुछ ऐसा खास नहीं रहा। तो आगे यश अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, आप अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? इसके बाद दर्शन से आप आगे बढ़े, और इसके बाद आप दर्शन से आगे बढ़े और आगे उन्नति कर रहे हैं, किसको प्रेरणा स्रोत मानते हैं? वही सवाल है। यश जी का भी धन्यवाद इस सवाल के लिए। प्रेरणा स्रोत जिन लोगों को आप सुन रहे हो, जिन लोगों को आप पढ़ रहे हो, वही असल मायने में आपके प्रेरणा स्रोत वही होते हैं। तो पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। और मैंने नाम गिनाए तुलसीदास जी और दिनकर जी, और वर्तमान समय में ऐसे तो जय भैया भी प्रेरणा स्रोत हैं, अनंग भैया भी हैं, अनमोल भैया भी हैं, आप लोग भी हैं, सब लोग हैं। तो ऐसे सबसे मिलते रहे।
शुरू करें। शशि प्रकाश मिश्रा जी सवाल कर रहे हैं, लेख लिखने का ख्याल कहाँ से आया? मुझे लगता है पूछना चाह रहे हो वो किताब लिखने का ख्याल कहाँ से जी। है। तो वो जैसा कि मैंने बताया जो पहली किताब थी उसका ख्याल लिखा हुआ था वही रामायण या कोरोना के समय में, क्योंकि कोरोना के देखिए, टाइम में हाँ। मैंने किताबें पढ़ी भी बहुत सारी थी। ऐसा नहीं है कि मैं पहले लिखना ही चालू कर दिया। पहले पढ़े मैंने और बात कही ना फिर कि मन पहले आप आया कि पाठक बनिए तब लेखक बनिए। जी। तो वहाँ से ख्याल आया पहली किताब का, दूसरी किताब संकलन है और तीसरी जब ईश्वर चाहेंगे तब होता रहेगा। प्रीति जी कहना चाहती है, प्रीति जी पूछना चाहती है, आपके दिमाग में किताब लिखने का ख्याल कहाँ से आया, जो अभी आपने बताया? वही सेम सवाल है कि पहली किताब का वही लॉकडाउन के समय में पढ़ते समय और दूसरी किताब संकलन थी। जी, आगे आई एम ज्योतिरादित्य कुमार सिंधिया। अरे बाप रे। भाई तुमको कौन से विषय पर कविता लिखना सबसे अधिक पसंद है? कोई खास विषय है जिसके, जैसे कि आपने लिखा है वो शिव भक्त रावण, परम शिव भक्त रावण, तो क्या ये मतलब आपको धार्मिक किताबें लिखनी ज़्यादा पसंद है या फिर किसी अन्य क्षेत्र की? नहीं, क्षेत्र ऐसा होता है ना जो लिखता है उसके लिए सभी क्षेत्र हैं। हाँ, अपारे सारे काव्य विषय संसारे में। कवि रेखा प्रजापति। हाँ। तो आपको जो चीज़ अच्छी लगे आप उस पे लिखिए, आप किसी भी चीज़ पे लिख सकते हैं। आप हाथ से भी लिख लोगे आप। आपको कौन हाँ, मुझे सब में मतलब सब? जो भी अच्छा लगेगा मैं वीर भी लिख लूँगा, श्रृंगार भी, हाथ से भी, अच्छा, वो अच्छा। अपने ऊपर है। शिवम पांडे जी कह रहे हैं, भाई यही पूछना था कि अपने कविता कब से लिखना शुरू किया और मोटिवेशन किससे मिला, बट काफी लोगों ने पूछ रखा है ये सवाल। तो अब मेरा सवाल ये है कि आपका एम क्या है लाइफ में, और एक सवाल ये भी है कि क्या कोई गर्लफ्रेंड है या आप किसी को लाइक करते हैं? अच्छा, बड़ा अलग सवाल बड़ा है। अलग सवाल था इनका शिवम भैया का, और जो मुझे लगता है जो शुरुआत के 3 सवाल हैं इनके वो तो उसका जवाब मिल चुका है कि मिल चुका वही प्रेरणा स्रोत वाली बात और कब से लिखना पढ़ना चालू किया। और जो आखिरी के 2 सवाल हैं उनका कोई जवाब है ही नहीं मेरे पास। गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं, समय नहीं, लाइक करते हैं? नहीं वर्तमान में तो नहीं। समय नहीं मिल पाता, अपना असाइनमेंट आदमी दे दे, अरे क्लासेस assignment पूरा तो कर ले, सब लोग देते हैं। उसके बाद नहीं वर्तमान में। अच्छा, जस्ट नस पूछ रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके इस मुकाम पर पहुंचने तक आपका साथी कौन था जिसने आपका निरंतर समर्थन किया, किसने शुरुआत से आपको साथ दिया? मेरी हिंदी टीचर है जिनका मैंने नाम कई बार लिया है, जो शुरुआत क्योंकि उन्होंने करी इसलिए मैं उनका नाम हर बार लेता हूँ। डॉक्टर मधु दीक्षित जी। माता पिता का सहयोग तो हर वक्त रहता है, वो तो रहना ही चाहिए और वो रहता तो भी है। रहता ही है। और जितने सीनियर्स हैं उन सबका समर्थन हमेशा रहा। आनंद भैया, अनमोल भैया, जैसा मैंने बताया कुछ भी लिखते हैं पहले भेजते हैं सबको। अगर उन लोगों ने ओके कर दिया तब मैं उसको कहीं शेयर करता हूँ कि अब हम पोस्ट लगा रहे हैं या स्टोरी लगा रहे हैं। तो समर्थन जो साथ में है, खासकर जो दोस्त साथ में उठ बैठ रहे हैं। नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि कई सारे नाम हो सकते हैं जल्दी जल्दी में कुछ छूट जाए, लेकिन मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम लोगों का जो लोग साथ में रहे, और उससे ज़्यादा शुक्रिया अदा उन तमाम लोगों का जो लोग नहीं रहे, क्योंकि जो लोग नहीं रहे वो अच्छा हुआ कि थोड़ा दूर चले गए। कुछ लोगों का दूर चला जाना आवश्यक होता है जीवन में, तो सभी का शुक्रिया। अनुराग तिवारी जी कह रहे हैं, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, और अगर कोई हिंदी को पढ़ना चाहे तो कैसे और कहाँ से शुरू कर सकता है? हिंदी को शुरू कहाँ से कर सकता है? वही चीज़ है कि अगर आप जैसे दिनकर जी की मैंने बात करी, आप रश्मि रथी उठा के पढ़िए, आप कुछ ना, आप समझिए मत, आप खाली एक बार उसको पढ़ लीजिए। उनकी भाषा ही ऐसी कि आप लगातार पढ़ते जाएंगे। आप मैथिली शरण गुप्त जी को उठाइए, आप साकेत पढ़िए, आप पंचवटी पढ़ लीजिए, तो आप इनको पढ़ते जाइए तो आप अपने आप पढ़ लेंगे, आता जाएगा ये चीज़। फिर से आई एम ज्योतिरादित्य सिंधिया अच्छा, और सवाल है कि भाई आपके पाठकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पाठकों को यही संदेश है, पढ़ते रहिए, हमें भी पढ़ते रहिए और लोगों को भी पढ़ते रहिए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे कहीं ना कहीं आपकी जिज्ञासा, क्योंकि साहित्य एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को अमरता की तरफ ले जाती है। आज के 500 साल पहले तुलसीदास जी जो लिख के खत्म हो गए, मैं नहीं कहूँगा कि वो अब हमारे बीच में नहीं, क्योंकि जब तक श्री रामचरितमानस और उनकी रचनाएं पढ़ी जाएंगी तब तक वो जीवंत है। तो आप लगातार पढ़ते जाइए, बस यही संदेश है। सीक्रेट ऑफ शालिनी जी पूछ रही हैं, आपको इंस्पिरेशन किससे मिला लिखने को? आपने बताया है। वही सेम सवाल मुझे लगता है कि शालिनी जी आपका धन्यवाद, और जवाब वही है जी। शैलेंद्र यादव जी पूछ रहे हैं, क्या छात्र संघ चुनाव बहाल कराने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में जो मोर्चा बना है उसके संघर्ष पर लेखक महोदय का कोई पुस्तक का विमोचन करने पर विचार है? मुझे लगता है ये वही सवाल है। भैया धन्यवाद आपके सवाल के लिए, और जवाब में मैं वही कहूँगा कि हाँ बिल्कुल, अगर मुझे भविष्य में कुछ ऐसा मौका मिलता है, मैं अभी अपने आप को उस योग्य में अगर सच बताऊँ तो नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये संघर्ष काफ़ी बड़ा चला। और मैं ये कहूँगा कि अभी मेरे पास कह लीजिए शब्दों की कमी है या लोगों की या उस भावनाओं की कमी है, तो मैं अभी अपने आप को उतना परिपक्व नहीं मानता हूँ कि मैं इतने बड़े विषय पर लिख सकूँ। मगर मैं जब भी अपने आप को उस
थोड़ा बहुत भी लगेगा कि हाँ मैं लिखना चाहता हूँ और मुझे अवसर मिलेगा तो मैं ज़रूर इस पर प्रयास करूँगा। मयंकधर जी कह रहे हैं साहित्य से सिनेमा का संबंध किस प्रकार है? ये बड़ा अच्छा सवाल है ये। मयंक भैया राम राम। मयंक भैया का जो सवाल है साहित्य से सिनेमा का क्या संबंध है। संबंध है? मुझे लगता है साहित्य ही सिनेमा है। अच्छा, अगर आप एक आसान सी भाषा में, साधारण भाषा में समझेंगे, अब चलिए सिनेमा बहुत दूर की बात है, जैसे मान लीजिए नुक्कड़ नाटक भी होता है। अब नुक्कड़ नाटक में 2 कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर है, सबकी अलग-अलग से स्क्रिप्ट होगी। तो वो स्क्रिप्ट भी तो एक तरीके का साहित्य ही है, चाहे वो पद्य साहित्य में हो, चाहे गद्य साहित्य में हो। आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, जिस चीज़ का पठन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है, वही चीज़ आप एक्ट करते हो, इनैक्ट करते हो। तो मैं ये कहूँगा कि ये एक दूसरे पर प्रोपोर्शनल है ये, कि सिनेमा और साहित्य आपसी कनेक्शन इन लोगों का बहुत है। आगे शोभित यादव जी कह रहे हैं आप अपने सीनियर की कुछ लाइन सुना दीजिए जो आपके प्रिय हो। बताइए किसी का भी, अनमोल भैया, जय भैया, किसी का भी एक लाइन सुनाइए कुछ। जय भैया की जैसे मैंने अभी सुनाई, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। अनमोल भैया की हाँ, है कि मोहब्बतों की जड़ इसी मुआमले से हिल गई, मोहब्बतों की जड़ इसी मुआमले से हिल गई, मोहब्बतों की जड़ इसी मुआमले से हिल गई, जो रुक रही थी कल तलक वो छोड़ करके कल गई, जो रुक रही थी कल तलक वो छोड़ करके कल। अब जो सबसे प्यारा शेर अनमोल भैया का लगता है मुझे कि गली का एक मंचला बता रहा था बाप को, गली का एक मंचला बता रहा था बाप को, गली का एक मंचला बता रहा था बाप को, क्या लगाम दो नहीं तो बेटी हाथ से निकल गई। तो ये लाइनें मुझे बहुत पसंद है अनमोल भैया की। और अनंग भैया की, मुझे उनका एक गीत है, उनका एक गीत है व्यर्थ है, तो उसका एक बंद मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि प्रीति की वेदना तो हृदय में रही, प्रेम की व्यंजना को बहा ले गए, मन हमारा हमेशा तुम्हारा रहा, उस मेरे मूर्ख मन को कहाँ ले गए। तो यही कुछ फेवरेट सीनियर्स हैं जिनकी पंक्तियाँ अच्छी लगती है, गुनगुनाता रहता हूँ। कुछ उनसे भी सीखने को मिलता है। और अच्छा वो ये सवाल आ भी गया कि क्या है उनका कोई ख्याल। जी। विशु भैया का एक ख्याल मैंने सुना था। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें उनकी बड़ी प्यारी लगती हैं। एक उनका ख्याल था कि बंद है एक कमरा और हवा भी नहीं, अच्छा। बंद है एक कमरा और हवा भी नहीं, मरने वाला हूँ मैं और दवा भी नहीं, और बदन में जख्म हुआ है कहीं पर, छुपाना है ऐसे जैसे कुछ हुआ भी नहीं। अरे तो ये उनका बड़ा अच्छा लगता है। भैया प्रेम बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें। What is the most important thing a poet keeps in mind while writing a poem और a शायरी? ये अंग्रेजी में सवाल पूछी है आशी जी। अच्छा, सो एक्चुअली हर क्वेश्चन इज कि व्हाट द प्रायर और फर्स्ट थिंग अ राइटर और अ पोएट और पोएटेस शुड कीप इन हिज और हर माइंड, इंपॉर्टेंट थिंग। सो द आंसर इज द थॉट। जब भी कोई व्यक्ति कुछ लिखने बैठता है, कोई कवि कवियत्री कुछ भी, सबसे पहले ख्याल आते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊं, कुमार शिव जी हैं, उनके दिमाग में ख्याल आया होगा कि उनका जब कोई प्रीतम उनको छोड़ के चला गया शहर से, तो जो धूप है वो दुबली हो गई होगी, और जो अमलतास का पौधा है उसको पीलिया हो गया। ये ख्याल था, ये पहली चीज थी। जी। अब उसके बाद धुन बनी, उन्होंने शब्द बिठाए और फिर उन्होंने लिखा कि तुमने छोड़ा शहर, धूप दुबली हुई, पीलिया हो गया है अमलताश को। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो सभी लिखने वालों में सबसे पहले जो आएगा वो थॉट आएगा, वो ख्याल आएगा। उसके बाद चीजें बनती जाएंगी, आप लिखते जाएंगे। जी, आखिरी प्रश्न आदित्य सिन्हा जी का है, क्या ये पोएट राइटर बनने वाले आप अपने घर में पहले हैं या इससे खानदानी गुण है, मतलब आपके घर में भी कोई है? हाँ, ये हिंदी साहित्य में जैसे लेखक आप बनने जा रहे हैं, तो ये आपके परिवार में कोई सदस्य पहले से है? हमको लग रहा नहीं रहा कि है इसमें। हाँ, ये है कि हिंदी में नहीं, जैसे रुचि मैंने बहुत बताया लोगों कि की। हाँ रुचि सबकी रही है, मगर जो एक होता है ना कि वो ऑफिशियल बन जाना, जी। वैसा अब तक तो नहीं कोई है, कोई मतलब बुक वगैरह पब्लिश नहीं नहीं करवाया? किसी की बुक वगैरह। हालांकि सब साहित्य से, सब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, और हिंदी अंग्रेजी जैसा मैंने बताया, मम्मी नाना मामा सब अंग्रेजी के, पापा बाबा, बड़े पिताजी हमारे, बड़े पापा सब हिंदी के काफ़ी अच्छे स्कॉलर, बाबा मेरे संस्कृत के थे, अच्छे स्कॉलर थे वो। तो गुण यहाँ खानदानी गुण लिखने का या साहित्य में रुचि जो कहते हैं वो जरूर खानदानी है, मगर लेखक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड में पहला हूँ। मैं पहला हूँ। वो चीज़ में पहला हूँ। चलिए,
ये एलयू के धरोहर का खास कार्यक्रम था। काफी लंबा बातचीत हुआ और ऐसे बातचीत प्रत्येक रविवार को आपको शाम के 7 बजे सुनने को मिलेगा एलयू के धरोहर खास कार्यक्रम में। ये लखनऊ वाले का खास कार्यक्रम है और आप देख रहे थे लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह। अभी हमारे साथ थे वरुण शुक्ला जी, लेकिन एक प्रश्न मेरा रह गया, वो ये था कि आपने हेडिंग का जो जिक्र किया अखबार के, उसमें जो गंभीर बीमारी शब्द आई, आपके चेहरा भी देखा जाता है तो एक आम व्यक्ति के तुलना में काफी अलग है ये चेहरा। तो मैं इस पर विस्तृत में थोड़ा सा विस्तार करके, हल्का सा विस्तार करके बताइए कि कैसी बीमारी है आपको, क्योंकि इसमें हमने सुना है कि पसीना नहीं होता है, ये चीजें होती हैं, तो बताइए। चलिए ये मैं कहूँगा काफ़ी आवश्यक सवाल भी था आपका, जी और इसके लिए तो आपका विशेष रूप से धन्यवाद। अगर मैं बात करूँ कि जैसा कि अखबार की हेडिंग की बात हुई कि गंभीर बीमारी, गंभीर जैसा कुछ नहीं, पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, गंभीर आप उस चीज़ को कहते हैं या डेंजरस आप उस चीज़ को कहते हैं जो आपके लाइफ स्पैन पर वो करे, इम्पैक्ट डाले, इन्फ्लुएंस डाले। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरी नॉर्मल लाइफ है भाई, जैसे सब जीते हैं। वो जैसे भैया ने कहा ना कि इतना असमान जीवन होने के बाद भी, तो मैंने कहा कि उतना कुछ असमान नहीं है, और अगर असमानताएं कुछ है भी तो वो होना आवश्यक भी है। और जहाँ तक बात रही बीमारी की, तो हाँ, एक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया नाम की चीज़ होती है जिसको आप बीमारी भी नहीं कह सकते हो। ये पूर्ण रूप से कोई बीमारी भी आप इसको मतलब कोई डिसीज़ या डिसऑर्डर तरीके का ये नहीं है। ये बस एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आपके पसीना नहीं होता है। अच्छा, तो देखिए, जो तो इससे ह्यूमन परेशानी बॉडी नहीं होती है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, अगर आप साइंटिफिक समझे तो ह्यूमन बॉडी की जो हीट है, शरीर की गर्मी, वो दो तरीके से बाहर होगी। या तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से मल मूत्र के द्वारा, या फिर उत्सर्जन करके जब पसीना बाहर आता है, ठीक है। जो दूसरा तरीका है पसीने वाला, उसके लिए शरीर में रोए छिद्र होते हैं, रोए होते हैं। तो मेरे वो रोए नहीं है, जिस वजह से मुझे पसीना नहीं होता। कितनी भी धूप हो, मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, मेरे पसीना नहीं होगा। उससे क्या होता है, जो मेरी बॉडी की हीट है वो मेरे पर ही रहती है, वो चीज़ बाहर नहीं निकलती। तो मेरी शरीर में गर्मी ज़्यादा रहती है। और मैं कहूँगा कि ये इत्तेफाक है या क्या है, अभी मेरी हिंदी की क्लास चल रही थी और हिमांशु मैम पढ़ा रही थी, तो महादेवी वर्मा जी की एक कविता वो कोई पढ़ा रही थी नीरजा से। उसमें उन्होंने लिखा था, और वो पढ़ाते उन्होंने ये बात बताई कि गर्मी होना इंसान में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो ठंडक है वो मरे हुए आदमी का प्रतीक है। आदमी जब मर जाता है तब ठंडा पड़ता है, तो इंसान का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो दिक्कत के नाम पे बस वही होती है। जहाँ तक आपने बात करी कि स्किन का ऐसा होना या चेहरे का ऐसा होना, तो वो बस उसी वजह से कि जो हीट है वो डायरेक्ट मेरे ऊपर पड़ती है। जो मान लीजिए सूरज की धूप है या जैसा भी है, तो वो चीज़ मेरे ऊपर डायरेक्ट प्रभाव डालती है, इस तरीके से है। बाकी कोई असर नहीं है किसी चीज़ पे, सब चीज़ एकदम नॉर्मल है। जहाँ आप लोग देखते भी हैं, सब कुछ चलता भी है, तो गंभीर जैसा कुछ नहीं है। हाँ, जो थोड़ी बहुत है, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा तो बस वो चीज़ है, जो भी है सब अच्छा है। सब अच्छा है। तो चलिए, ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप देख रहे थे लखनऊ वाले का खास कार्यक्रम एलयू के धरोहर, जिसको अभी हम लखनऊ विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक और नवनिर्मित गौरव स्थल पर बैठ करके बनाए। आपने वरुण शुक्ला जी हमें समय दिया और हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आभार आपका। चलिए, देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह। कैमरे के पीछे इतने देर से आपको घूमते फिरते नजर आ रहे होंगे, नजर नहीं आ रहे होंगे, कैमरे के पीछे है जो, वो दो सदस्य हैं, विवेक जी और सुमित सिंह चौहान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लखनऊ वाले।